हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग की 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स चैनल एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको पढ़ाई करने के लिए कोई पैसे नहीं देने हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करना चाहते हैं, आईआईटी, जेईई, नीट, बैंकिंग, एसएससी, तो ये सारी चीज़ें भी बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाई जाती हैं आपको, और वो भी बेस्ट टीचर्स, बेस्ट क्वालिटी के साथ में, ठीक है ना। कक्षा 11वीं संस्कृत व्याकरण में हम कोर और इलेक्टिव वाले बच्चों के लिए धातु रूप की ये वीडियो हम लेके आए हैं। धातु और उनके प्रकार हम आपको सब पढ़ा चुके हैं। पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन में हमने आपको धातु क्या होती हैं और उनके प्रकार क्या होते हैं, साथ साथ में हम इनको किन लकारों में पढ़ने वाले हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो ये हमारी धातु आती है, परस्मय पद की ये धातु है जो है भू। भू का अर्थ होता है होना, होना दर्शाना। किसी के कोई कह रहे होता है, होती है, होता था, होगा, होना चाहिए, हो, ऐसा हो। तो भाई अगर हमने देखिए हर एक में कुछ ना कुछ परिवर्तन किया, होना शब्द में ही हमने परिवर्तन किया। तो जैसा कि हमने धातु का जब परिचय पढ़ा रहे थे, आपको प्रकार पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने आपको बताया था कि मुख्यतः 5 लकार आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं। होते कितने हैं? 10 होते हैं, लेकिन मुख्य कितने लकार पढ़ाए जाते हैं? 5 लकार हैं। तो बताइए लकार होते क्या हैं? कहेंगे समय को दर्शाने वाले। समय वर्तमान का है, भूतकाल का है या भविष्य का है, या फिर यहाँ पे आज्ञा की बात करी जा रही है। हो सकता है कि तीनों काल की बात ना हो, कोई काम हो रहा हो, भाई काल किस लिए बताए जा रहे हैं? क्रिया को दर्शाने के लिए। यहाँ पे ये जो धातु रूप लिखे हैं, धातु का अर्थ ही होता है क्रियावाची शब्द। धातु का अर्थ क्या होता है? क्रियावाची शब्द, ठीक है। ये हम कौन सा धातु रूपाणी पाठ पढ़ रहे हैं? धातु रूप जिसमें हम पढ़ेंगे। तो धातु के रूप का अर्थ क्या निकलता है वो हम आपको बताएं कि धातु होती है क्रियावाची शब्द। क्रिया यानी काम। जिंदगी में हम सुबह से उठने से लेके रात के सोने तक जो भी काम करें, सुबह उठे, फिर हम उठे, फिर हमने नाश्ता किया, फिर हमने न्यूज़पेपर पढ़ा, समाचार पत्र को पढ़ा, फिर इसके बाद हम तैयार हुए, या हमने स्नान किया, हम तैयार हुए, इसके बाद विद्यालय गए, ठीक है, फिर वहाँ पे पढ़ाई की। हमने हम हर एक पल कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। अभी जैसे आप देखने का भी काम कर रहे हो, सुनने का भी काम कर रहे हो, समझने का भी काम कर रहे हो ना। आप हमें देख रहे हो तो आप सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, समझ भी रहे हो। अब कुछ अगर हम बोलेंगे और आपको अच्छा लगता है तो आप उसको लिखोगे भी। तो काम करना, ठीक है, काम करना क्रिया कहलाती है। और क्रिया को दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं वो धातुएं कहलाती हैं, ठीक है। यानी होने का जो काम है, किसी भी चीज़ के होने का काम है, वो दर्शाया जाएगा संस्कृत में भू धातु से। और ये एक कैसी धातु है? परस्मय पद की धातु है। परस्मय पद, आत्मनेपद हम दोनों पढ़ा ही चुके हैं, है ना। जिन धातुओं का प्रभाव स्वयं पर पड़ता है वो हमारी कैसी होती है? आत्मनेपद की धातु है। और जिनका प्रभाव कैसा पड़ता है? बोले अन्य पर भी पड़े, स्वयं के अलावा अन्य पर भी पड़े, तो वो हमारी परस्मय पद की होती है। परस्मय, पर का अर्थ ही होता है दूसरा, ठीक है। अब इसमें परस्मय पद की ये धातु है हमारी, और इसके हम 5 लकारों में आपको रूप बताएंगे, ठीक है। 5 लकार कौन कौन से होंगे हमारे? हमारा होगा लट, लिट, फिर इसके बाद आता है हमारा लंग, फिर इसके बाद आता है हमारा लोट, और फिर आएगा हमारा विधिलिंग, ठीक है। ये हम अपने बताने वाले हैं। लट से वर्तमान काल की बात होती है। हमें वर्तमान काल का बोध होता है कि अगर क्रिया हमें कहाँ हो रही है? प्रेजेंट में हो रही है। किस में हो रही है? प्रेजेंट में हो रही है, तो उसके लिए हम लट लकार का प्रयोग करेंगे, ठीक है। प्रयोग भी साथ साथ बताते जाएंगे, लेकिन इतना अभी थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए कि ये हमारी अगर लट लकार की हम क्रिया बता रहे हैं तो उसका अर्थ है कि वो काम वर्तमान काल में हो रहा है। यानी या फिर हम ये कहें कि ये जो लट लकार की 9 प्रकार की क्रियाएं बनी हुई हैं, इनका अर्थ या इनका प्रयोग हम वर्तमान काल में करते हैं।
ठीक है। अब आते हैं लिट लकार पे। लिट लकार क्या होता है? भविष्यकाल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? भविष्यकाल को। अब भविष्यकाल को दर्शा रहा है, अर्थात अगर कोई काम भविष्य में होने वाला है, भविष्य में होने वाला है और उसको चाहे तो हिंदी लिखी हुई हो, उसको हमें परिवर्तित करके संस्कृत में बताना हो, या फिर मान लीजिए कि हम स्वयं ही संस्कृत में हम लिख रहे, बढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तब हमें अपनी आने वाली क्रिया के बारे में बताना है, तो भी हम भविष्यकाल का या लिट लकार की क्रियाओं का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब हो सकता है क्या होता ही है कि हम जैसे ही समय में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी कुछ क्रियाएं पीछे रहती जाती हैं, है ना। यानी हमने उस बीते हुए समय में कुछ काम किया, हमने उस बीते हुए समय में जो काम किया उसको बताना है, उसको आपको लिखना है, उसको बोलना है, उसको बताना है, या फिर वैसे वाक्य हिंदी के लिखे हैं उनको संस्कृत में परिवर्तित करना है, तो आप लंग लकार की क्रिया का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब आते हैं हम अपने लोट लकार पे। तो लोट क्या करता है? कहेंगे कि जहां हमें आज्ञा देनी हो, आज्ञावाची जो शब्द होते हैं, जरूरी नहीं है कि हम कहें कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा था, मैं करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम हमेशा केवल इन तीनों कालों को ही पकड़ के रखें। क्रिया हमारी और भी अलग अलग प्रकार से होती है। कैसे कि अगर हम मान लें कि किसी को हम क्या दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, या फिर किसी को आज्ञा दे रहे हैं, आज्ञा देने के लिए लोट लकार का प्रयोग करते हैं। और विधिलिंग लकार जो होता है वो किस लिए होता है? चाहिए का अर्थ बताने के लिए। किसके लिए? चाहिए, कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको करना चाहिए, है ना। आपको सुबह उठकर समाचार पत्र पढ़ना चाहिए। ठीक है। या फिर करे शब्द भी, कि बालक पुस्तक पढ़े, बालक पुस्तक पढ़े तभी उसका अच्छा होगा। तो चाहिए या करे, दो ही शब्द हमारे दो अर्थ विधिलिंग लकार को दर्शाते हैं। ठीक है। तो ये आपके 5 लकार हो गए। तो 5 लकार में हम सबसे पहले याद करेंगे किसको? अपनी भू धातु के लट लकार को, वर्तमान काल को, जैसा कि हमने कई बार पहले भी हम करवा चुके हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ छात्र ऐसे हों जिन्होंने नहीं पढ़े हों धातु रूप। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हम हर एक कक्षा में उस तरह से पढ़ाएं कि बच्चा अगर शून्य पर भी हो तब भी वो 100 पे पहुंच जाए। अर्थात एक वीडियो देखने में उसको कम से कम धातुओं के बारे में परिचय हो ही जाए। जो वीडियो देखे उसमें ही उसकी सब तैयारी हो जाए। ठीक है। मतलब उसको समझ में आने लगी चीज़ें। केवल हमें इतना नहीं बताना है हम कह दें कि ती तह अंति सी थह था आमी आवह आमह, जोड़ दीजिए और आपकी क्रिया बन गई लट लकार की। चलिए ठीक है, हमने कह दिया कि ती जोड़ दिया, तह जोड़ दिया, अंति जोड़ दिया, सी जोड़ दिया, थह जोड़ दिया, थह जोड़ दिया, आमी जोड़ दिया, आवह जोड़ दिया, आमह जोड़ दिया। ये हमारी क्या हो गई? वर्तमान काल की। लेकिन फिर आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये प्रथम पुरुष क्या है, मध्यम क्या है और उत्तम क्या है, ये एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है और बहुवचन क्या है। आपके मन में ये प्रश्न आ जाएगा। अब ये प्रश्न आ रहा है तो इसको हम क्या करते हैं भाई, हमने ये देखा कि एक भू का अर्थ होता है होना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? होना। अब इस भू के केवल एक काल में, भाई हमने इंग्लिश में जैसे हम पढ़ते हैं, ध्यान किया होगा आपने, देखा होगा कि प्रेजेंट टेंस में जो हमारी वर्ब होती है, मान लीजिए ये खेलने की धातु है, उसको क्या कहेंगे हम? प्ले। प्ले प्ले कह देते हैं। और भाई और हम क्या करते हैं? प्ले की जगह कभी कभी हम प्लीज का भी प्रयोग करते हैं, एस लगा देते हैं क्रिया में। और रहा रही को दर्शाने के लिए हम प्लेइंग भी कर देते हैं। ठीक है, यही होगा। इसके अलावा तो नहीं होगा, अलग कुछ नहीं होगा ना। प्ले करेंगे, प्लेज करेंगे या प्लेइंग करेंगे। वर्तमान काल में हम इन्हीं तीन तरह की क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, होता है। अब यहाँ तो 3 रूप बने वर्तमान काल के। ठीक है, क्योंकि वो आईएनजी तो हमारी कंटिन्यूस टेंस जो होता है उसमें लगाया जाता है। तो प्ले और प्लेज यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम प्रयोग कर लेते हैं, है ना। यही साधारण सा नियम है। इंग्लिश में ज़्यादा अपना कोई बड़ी कठिन बात नहीं है। इंग्लिश में पता है कि प्रेजेंट टेंस में अगर हम कोई भी वाक्य बना रहे हैं, सेंटेंस हम लिख रहे हैं, तो उसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, क्रिया का पहला रूप लगा देना है। लेकिन यहाँ वर्तमान काल के हमें कितने मिले? 9 रूप मिले।
कितने मिले? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रूप मिल रहे। अब वर्तमान काल की ही बात हो रही है, तो कहाँ हम भवती लगा दें, कहाँ हम भवतः लगा दें, कहाँ हम भवंती लगा दें, कहाँ हम भवसी लगाएं, कहाँ भवतः लगाएं, कहाँ भवत लगाएं, कहाँ भवामी लगाएं, कहाँ भवावह लगाएं, कहाँ भवामह लगाएं, कहाँ लगाएं, कहाँ प्रयोग करें। तो उसके लिए पहले हमें इन पुरुष और वचनों को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद अब पहले हम देख लेंगे कि ये हमारी जो भू धातु है, जब किन में, लकारों में, लकार के साथ में अपनी रूप बनाती है, तो भू धातु अपना रूप परिवर्तित करके भव में परिवर्तित हो जाती है। किस में हो जाती है? भव में। भू धातु का रूप परिवर्तित होके क्या हो जाता है? भव। फिर इसमें क्या बोले, फिर इसमें जोड़े जाते हैं हमारे प्रत्यय। क्या जोड़े जाते हैं? याद रख लीजिए पहले, ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह। जोड़ लिए, 9 जोड़ लिए हमने। ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब आपको इनके अर्थ भी पता होने चाहिए कि इनके अर्थ हो क्या रहे हैं। ठीक है, अर्थ जानने के पहले हमें इन पुरुषों को जरूर जान लें। किनको जानने? पुरुष को। पुरुष भाई क्या होता है? काम करने वाला। ठीक है, क्रिया को करने वाला पुरुष कहलाता है। वो पुरुष कैसा हो सकता है? कहेंगे पुरुष तो पुरुष होता है। ये पुरुष मेल और फीमेल वाली बात नहीं करी जा रही है, समझ रहे हैं? यहाँ पर हम जो पुरुष बोला है, पुरुष का अर्थ पुरुष और महिला वाला पुरुष नहीं, मेल वाला पुरुष नहीं। यहाँ पुरुष का अर्थ है कर्ता। ऐसे समझिए कि क्रिया जो है भाई, काम है, क्रिया आपको पता है कि इसको करने वाला होना चाहिए। भाई काम अगर करने वाला नहीं है तो क्रिया नहीं हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। मान लीजिए 2 मिनट का हम टाइम दे रहे हैं। अब देखिए, हम यहाँ से बाहर गए तो आपके सामने बताइए, आपको कौन पढ़ा रहा था? कोई नहीं। कौन बोल रहा था? कोई नहीं। कौन समझा रहा था? कोई नहीं। कौन लिख रहा था? कोई नहीं। मतलब बोलने का, पढ़ाने का, लिखने का, समझाने का, हम आपको देखने का, ये सारे काम कब हो रहे हैं? जब हम उपस्थित हैं। अगर हम हैं ही नहीं तो काम नहीं हो सकता है। अर्थात क्रिया के होने के लिए कर्ता का होना जरूरी है, और कर्ता ही कहलाता है हमारा पुरुष। क्या कहलाता है? पुरुष। अब वो पुरुष में यहाँ पे हम कोई जेंडर की क्लासिफिकेशन नहीं दे रहे हैं कि यहाँ पे पुरुष काम करने वाला पुरुष ही होगा, नहीं। बोले पुरुष चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक, कोई भी चीज हो। अब क्यों कहें कि भाई नपुंसक लिंग की कोई वस्तु कैसे कर्ता हो सकती है? कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? बताइए, क्यों नहीं हो सकती? अगर हम कहें कि पंखा चलता है तो पंखा स्त्री है, पुरुष है, या नपुंसक लिंग का कोई वस्तु है? बताइए। तो पंखा ना तो हमारा क्या है? बोले पंखा ना तो हमारा पुरुष है, ना स्त्री है। ये हमारा कैसा है? निर्जीव वस्तु है, नपुंसक लिंग में इसको गिना जाएगा, है ना। पत्ता उड़ता है, अब पत्ता क्या है? निर्जीव वस्तु हो जाती है। जब तक वो वृक्ष में रहता है वो कैसा होता है? सजीव होता है। टूट कर गिर जाता है वो हमारा निर्जीव हो जाता है। नपुंसक लिंग में इसके लिए उसको गिना जाता है। तो पत्ता उड़ता है, हवा के साथ पत्ता उड़ता है, हवा से पत्ता गिरता है, पत्ता भी गिरने का काम कर रहा है। तो पुरुष हमारा स्त्रीलिंग का भी हो सकता है, पुल्लिंग का भी हो सकता है, और नपुंसक लिंग का भी हो सकता है। अब जब हो सकता है तो अब हमने क्या कहा कि पुरुष किसको कहते हैं? कर्ता को कहते हैं। लेकिन कर्ता की 3 क्या बनाई गई हैं? श्रेणियां बनाई गई हैं। 3 कहें कि कैटेगरी में उनको डिवाइड कर दिया गया, 3 श्रेणियों में विभक्त कर दिया गया। कैसे कर दिया गया? भाई हम दोनों तरह की भाषा का प्रयोग इसलिए करते हैं कि अगर हमने श्रेणी कहा, विभक्त कहा, तो ऐसा नहीं हो कि आपके मन में ये लगे कि ये श्रेणी और विभक्त करना क्या होता है। इसीलिए हम उनको आपकी भी भाषा में समझाते हैं, क्योंकि ये हमें पता है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, ये हम यथार्थ बात कर रहे हैं, कोई वैसी ही बात नहीं कर रहे हैं कि किसी की हम बुराई कर रहे हैं या कुछ भी। बचपन से नर्सरी से क्या होता है कि हिंदी एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक विषय पढ़ते हैं, और इसके बाद हम इंग्लिश पढ़ते हैं। कितनी? इंग्लिश का हर एक सब्जेक्ट इंग्लिश में ही पढ़ते हैं।
तो बच्चे इंग्लिश ज़्यादा समझने लगे हैं हिंदी की अपेक्षा, हिंदी के कंपैरिजन में, है ना, हिंदी की अपेक्षा बच्चे इंग्लिश को ज़्यादा अच्छे से समझने लगे हैं। तो हम प्रयास करते हैं कि हम संस्कृत भी सिखा दें, लेकिन जैसे आपको समझ में आए उस भाषा में, ठीक है। संस्कृत को भी हम आपको समझाएंगे, क्यों भाई, ये है कि भाषा का मतलब क्या होता है कि अपनी बात को आगे से आगे वाले बच्चे तक, मतलब किसी को भी आप बोल रहे हो, सामने वाले को समझ में आ जाए, वो भाषा होती है, ठीक है। उसके लिए आप किसी का हाव भाव का भी प्रयोग करते हैं, कभी हम चुप रह के भी इशारों में ही बात कर देते हैं, वो भी भाषा है, सांकेतिक भाषा कहते हैं जिसको, ठीक है ना। तो अब इतना समझ में आ गया कि पुरुष को हम 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं, विभक्त करते हैं या डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी होती हैं? कहते हैं पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष 3 तरह के हो गए। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसे ही हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। यहाँ पर भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब 3 प्रकार के पुरुष हैं, तो आप कहोगे कि मैम आपने तो कह दिया कि पुरुष चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या फिर कोई नपुंसक या निर्जीव कोई वस्तु हो, सबके लिए एक जैसे ही रहेंगे, लकार में कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, प्रथम पुरुष में आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, या फिर हमारा कोई भी वस्तु भी हो सकती है, ठीक है। मध्यम पुरुष में तो कौन आएगा और उत्तम पुरुष में कौन आएगा? किन के लिए हमने ये रूप बनाए हुए हैं? तो उसके लिए हमने याद करने का क्या तरीका बताया? मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। क्या कहा? मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। अर्थात यहाँ पे उत्तम पुरुष को हमने एक शब्द से दर्शा दिया, अर्थात मैं से। किससे? मैं से। तुम मध्यम, यानी जो मध्यम पुरुष का कर्ता होगा वो हमारा तुम होगा, और प्रथम पुरुष में बाकी जितने भी शेष जो भी बच जाते हैं, जितने भी कर्ता, यानी भीड़, जनरल कैटेगरी, ठीक है। ट्रेन में देखिए ना, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, स्लीपर क्लास, ये कैसे होते हैं? रिजर्व होते हैं, है ना, कि भाई एसी का टिकट जिसने लिया होगा वो एसी में ही बैठ पाएगा, जिसने सेकंड एसी का लिया होगा वो उसी में होगा, जो स्लीपर में होगा वो स्लीपर होगा, और जनरल में तो कहते हैं एक टिकट ले लो भीड़, तो वो जनरल। तो यहाँ पे प्रथम पुरुष हो गया जनरल कैटेगरी, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने कहा है मैं उत्तम, तो मैं जो है, यानी ये उत्तम पुरुष की जो क्रिया है वो किसके लिए प्रयोग होगी? मैं। तो कहेंगे मैं को हम भाई संस्कृत में क्या दर्शाते हैं? अहम से, क्योंकि ये कर्ता है, क्योंकि हम अभी पहले ही बोल चुके हैं कि मैं, तुम, बाकी शेष, ये कौन है? कर्ता। और ये भी आपको पता है कर्तरी प्रथमा, कर्ता को दर्शाने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, यानी शब्द रूपों में। शब्द रूप हमने इसीलिए सब पहले आपको शब्द रूप पढ़ाए हैं, इसके बाद धातु रूपों पे आए हैं। तो कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है। तो हमने मैं को, मैं का भाई मूल शब्द कहाँ से आता है? अस्मद से। कहाँ से आता है? अस्मद से। अस्मद के शब्द रूप हमने पढ़ाए हैं आपको। अस्मद की प्रथमा विभक्ति में हमारा मैं का अर्थ बनता है अहम, प्रथमा विभक्ति में। अब लेकिन ये तो मैं एक है, हो सकता है कि मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इसी बीच में क्या होता है कि हम किसी एक को और बुला लेते हैं, हमारे साथ में एक शिक्षक और हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि एक शिक्षक की और आ जाने से हम चले गए हों, नहीं, हम तो खड़े ही रहे, यानी मैं खड़ी हूँ लेकिन मेरे संग में एक और कोई शिक्षक आके आपको पढ़ाने लगे, यानी तो हम कहेंगे हम दोनों आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे आपने एक जुगलबंदी का वीडियो देखा होगा, तो उसमें संस्कृत और गणित हम और सर मिलकर पढ़ा रहे थे, है ना। गणित वाले सर थे, मैथ्स वाले सर थे, तो उनके साथ में हम एक दूसरे से प्रश्न भी पूछ रहे थे, आपको समझा रहे थे। तो हमने फिर उस समय पे क्या कहा कि हम दोनों आपको संस्कृत और गणित साथ में पढ़ाएंगे, ठीक है। ये हुआ। अब मान लीजिए कि कभी लाइव सेशन ऐसा होता है जिसमें हर एक कोर्स के बारे में बच्चों को बताना होता है, तो उस समय पे क्या होता है कि फिर हम कहते हैं कि हम सब आपको आज बताने वाले हैं। तो केवल मैं नहीं कहते,
तो ऐसा नहीं हुआ कि बाकी सब लोग आए तो हम कहीं चले गए, नहीं, हम ही एक थे। हमारे संग में एक और कोई आ गया तो हमने कहा हम दोनों, और हमारे साथ में ही और 2-4 लोग आ गए तो हमने कहा हम सब। तो अर्थात एक कर्ता जो मैं है, ये मान लीजिए कि ये एक मैं करता है, ठीक है, उसके साथ में एक दूसरा कोई आ जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हम दोनों। ये अकेला था तब इसको कहेंगे मैं, लेकिन ये 2 के संग में हो गया, इसके संग में एक और आ गया तो ये हो गया हम दोनों। और यहाँ पे और 2-3 लोग आ गए जो इनके साथ में खड़े हो गए, तो फिर क्या कहा गया, फिर कहेंगे हम सब। क्या कहेंगे, जब 2 से अधिक संख्या में कोई हो जाते हैं कर्ता तो उनको फिर हम कैसे दर्शाएंगे, हम सब। अर्थात इस मैं को द्विवचन में बदलेंगे तो हम दोनों कहेंगे, बहुवचन में बदलेंगे तो हम सब कहेंगे, ठीक है। अर्थात 2 से अधिक संख्या में अगर कोई होते हैं, 3 हो, 4 हो या फिर कितनी भी हो, वो सब बहुवचन में कहलाएंगे। तो यहाँ पे अर्थ निकल रहा है कि उत्तम पुरुष का कर्ता मैं तो होता है, लेकिन वो एक वचन का होता है। मैं कैसा होता है, एक वचन का, ठीक है। इसके बाद अगर वही द्विवचन में हो जाता है तो उसको कहेंगे हम दोनों, ठीक है। और वही अगर 2 से अधिक संख्या में हो जाता है तो हम कहेंगे हम सब। अर्थात उत्तम पुरुष के कर्ता आपको पता चले, मैं, हम दोनों, हम सब, ठीक है। अब इनको संस्कृत में कैसे दर्शाया जाएगा, क्योंकि ये कौन है, कर्ता है, कर्तरी प्रथमा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है, तो मैं के जो रूप हैं वो हमें अस्मद से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं, अस्मद। अस्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति के रूप हम देखेंगे तो क्या बनता है, मैं को क्या कहा जाता है, अहम, आवाम, हम दोनों को, और वयम, वयम का अर्थ होता है हम सब। अहम, आवाम, वयम। अर्थात अब ये जो उत्तम पुरुष की क्रिया है, ये 3 जो स्पेशल लोग आए हैं, कौन, उत्तम पुरुष के 3 कर्ता, कौन, अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम जो आए हैं, यानी मैं, हम दोनों और हम सब जो आए हैं, उत्तम पुरुष की कोई भी क्रिया होगी, क्रिया कोई भी परिवर्तित हो जाए, लकार कोई भी बदल जाए, लेकिन आपको ये याद रखना है कि उत्तम पुरुष की जो क्रिया है वो अहम, आवाम, वयम के लिए ही लगाई जाएगी, बाकी और किसी के लिए नहीं लगाई जाएगी। अहम भवामी, अहम पठामी, अहम लिखामी, अहम हसामी, कोई भी लकार हो सकता है, लेकिन उत्तम पुरुष की क्रिया है वो अहम, आवाम और वयम के लिए ही प्रयुक्त होगी और किसी के लिए नहीं होगी। अर्थात ये कौन हो गए, वीआईपी, ठीक है, यानी फर्स्ट एसी वाले, समझ गए। अब हम इनको लिख दें कि ये जो क्रियाएं हैं वो किसके लिए प्रयोग हो रही हैं, तो कहेंगे अहम, आवाम, वयम। तो ये अब आपके लिए सरल हो गया कि नहीं हो गया, कि उत्तम पुरुष की क्रिया के लिए हमें केवल 3 हमें पुरुष चाहिए, है तो वो एक ही, लेकिन वो अगर संख्या में 2 हो जाता है तो उसको हम दोनों कहेंगे, और संख्या में अधिक हो जाता है तो हम सब कहेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा उत्तम पुरुष। हमने क्या कहा, मैं उत्तम, तुम मध्यम। अब तुम मध्यम का अर्थ है यहाँ पे कि तुम अगर एक वचन में हो तो यहाँ पे, अब हमने कहा तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें अच्छा लगा, तुमने एक और अपने संग में कहा, भाई को बुलाया, अरे भाई सुनो, देखो कितना अच्छे से हमें धातु रूप समझ में आ रहे हैं, तो तुमने एक भाई को और बुला लिया तो तुम 2 हो गए। तो क्या कहा, तुम पहले अकेले थे, संख्या में 1 थे, तो आप एक वचन कहलाओगे। इसके बाद आपने अपने भाई को भी बुला लिया तो आप संख्या में 2 हो गए, तो अब आप तुम 2 हो गए, यानी तुम दोनों, तुम संख्या में द्विवचन हो गए। और अब क्या हुआ कि अब तुम दोनों पढ़ रहे थे तो तुम्हारी बहन ने भी और दूसरे दोस्तों ने भी कहा कि बताओ भाई क्या देख रहे हो, हम भी देख लें, तो और भी आ गए। तो हमने कहा कि तुम पढ़ रहे थे, तुम पढ़ रहे हो, फिर हमने कहा तुम दोनों पढ़ रहे हो और तुम सब पढ़ रहे हो, तो तुम एक में भी हो गया, संख्या में 2 भी हो गया, और 2 से अधिक हुआ तो बहुवचन में हो गया, ठीक है। तो भाई हिंदी में हम कैसे दर्शाते हैं, कहेंगे तुम, यहां लिख देते हैं, तुम दोनों और तुम सब,
तुम सब। ठीक है, अब यही संस्कृत में कैसे बनते हैं? जैसे मैं अस्मद से बनता है तो तुम किससे बनता है? युष्मद से। युष्मद के शब्द रूपों से बनता है कि नहीं? क्योंकि तुम काम करने वाले कर्ता हो तो तुम्हें प्रथमा विभक्ति में बदला जाएगा, यानी युष्मद के प्रथमा विभक्ति के रूप उठाए जाएंगे। तो प्रथमा विभक्ति के तीनों रूप क्या बनते हैं? त्वम, त्वम, तुम दोनों को क्या कहा जाता है? युवाम, और तुम सबको क्या कहा जाता है? यूयम। यानी एक वचन में प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बनता है त्वम, द्विवचन में युवाम और यूयम, तुम सब, बहुवचन के लिए। ठीक है, अर्थात अब हमारे पास कितने हो गए? 6 वीआईपी लोग हो गए। 6 वीआईपीओ ने ये 6 लोगों को घेर लिया। अब बचा क्या? बचा बेचारा प्रथम पुरुष। तो इनके संग में ही हम यहाँ लिखे दे रहे हैं अहम भवामी, आवाम भवावह और वयम भवामह। ठीक है, अस्मद और युष्मद के रूप देखेंगे, क्योंकि भाई कई लोग यही कह देते हैं कि मैं को क्या कहते हैं? अहम, हम दोनों को कहते हैं आवाम, और हम सबको कहते हैं वयम। ऐसे ही सिखा देते हैं, तुमको कहते हैं त्वम, तुम दोनों को युवाम, तुम सबको यूयम। लेकिन हम इनकी उत्पत्ति या स्थान क्यों बता देते हैं कि ये अहम, आवाम, वयम कहाँ से आए हैं? अस्मद के रूप से। अस्मद के भी भाई कितने 21 रूप होते हैं, लेकिन 21 में से केवल 3 का ही प्रयोग किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जो पुरुष है वो कर्ता होता है, वो कर्तरी प्रथमा लगती है। ऐसे ही हमने त्वम, युवाम, यूयम, हमने ये नहीं कहा कि तुमको त्वम कहेंगे, युवाम को तुम दोनों कहेंगे, यूयम को तुम सब कहेंगे, हमने ये नहीं कहा। हमने क्या कहा कि तुमको युष्मद शब्द से लेकर आएंगे, क्योंकि ये पुरुष है, वो पुरुष कर्ता होता है, वो कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है। अर्थात युष्मद के हम प्रथमा विभक्ति के शब्द रूपों को उठाया, एक वचन को उठाया, एक वचन की क्रिया लगाई, द्विवचन को उठाया, द्विवचन की क्रिया लगाई, बहुवचन को उठाया, बहुवचन की क्रिया लगाई। अब इससे तो एक बात हमारी स्पष्ट क्या हो गई कि हमारी जो उत्तम और मध्यम पुरुष की क्रियाएं हैं वो लगने वाली हैं इन 6 लोगों के लिए। कहेंगे इनके अलावा तो नहीं आएगा? आपके लिए तो नहीं होगा प्रयोग। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि तुम भाई बहुत भ्रमित होते हैं बच्चे इस बात से कि मैडम मध्यम पुरुष की क्रिया तुम के लिए होती है और आपके लिए भी होती है क्या? वही भाव तो यही है कि हम दूसरे की बात करें कि आप ऐसा करो, है ना, या फिर बच्चे से कहेंगे तुम ऐसा करो, ऐसा ही तो होता है। तो क्या आपके लिए भी होती? नहीं। ये 6 ऐसे वीआईपी हैं जो अपनी क्रियाओं को किसी से शेयर नहीं करते हैं, किसी से नहीं बांटते हैं। अहम उत्तम पुरुष की एक वचन की क्रिया को पकड़ के बैठा है, वो किसी को नहीं बैठने देगा। आवाम जो है वो उत्तम पुरुष की द्विवचन की क्रिया को लेके बैठा हुआ है, वो किसी को नहीं देगा। वयम ने बहुवचन की क्रिया ले रखी है, वो किसी को नहीं देगा। तुमने ये तीनों सीटें घेर रखी हैं, तो त्वम, युवाम, यूयम, ये किसी को अपनी अपनी क्रिया शेयर नहीं करते हैं, नहीं बांटते हैं। अर्थात इन क्रियाओं का केवल इन 6 लोगों के लिए प्रयोग होगा। तो बाकी सब क्या बचते हैं? बाकी तो बहुत कुछ बचते हैं। बाकी किसी का नाम हो, किसी का भी नाम हो, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, आदमी हो सकता है, औरत हो सकती है, मैं और तुमको छोड़ दो, ठीक है, आदमी हो सकता है, औरत हो सकती है, राम, नाम, सीता, गीता, लता, माधव, अभिनव, और हवा, पानी, बादल, और छाता उड़ता है, छाता उड़ गया ना, तो उड़ने का काम किया, वो भी छाता हो गया। हमारी किताब पलट गई, किताब गिर गई, है ना, और साइकिल चलती है, बस चलती है, और दुनिया की कोई भी नाम हो सकता है जो काम कर रहा हो, वो सजीव हो, निर्जीव भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, फर्क नहीं पड़ता है। उन सब के लिए जो क्रिया आती है वो प्रथम पुरुष की लगाई जाती है। ठीक है, राम, नाम, सीता, गीता, लता, माधव, यहाँ हाथी, घोड़ा, हवा, पानी, बादल, बिजली चमकती है, बादल गरजता है, पानी बरसता है। तो किसी के लिए भी जब क्रिया लगाओगे तो यहाँ पे भवत अपनी प्रथम पुरुष की लगाएंगे। अब इतना समझ में आ गया, पुरुष क्लियर हो गए, आपको समझ गए? तो अब याद कर लीजिए कि लट लकार वर्तमान काल की क्रिया बताने के लिए आपको क्या प्रत्यय लगाने होंगे। जब आप प्रथम पुरुष की क्रिया बना रहे होंगे तो आप लगाएंगे एक वचन के लिए, प्रथम पुरुष का कर्ता होगा, उसके लिए जब क्रिया लगाई जाएगी, यानी ये मान लीजिए हमने कहा बालक, ठीक है, बालकः, बालकौ और
तो अब इसके संग में क्रिया लगानी है। ये बालक आ गया, बालिका आ गई, राम हो गया, ना सो कोई भी हो गया, और उसको वर्तमान काल में के बालक होता है। अब क्या होता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन होने की बात आ रही है। ठीक है, अब कहा होता है तो ता है, ती है और ते है, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, कहाँ से? वर्तमान काल से। तो हमारी क्रिया क्या बनेगी? कहेंगे ती तह अंति। प्रथम पुरुष कर्ता के लिए जो क्रिया जोड़ी जाएगी उस धातु में प्रत्यय जोड़े जाएंगे, ती तह अंति। मध्यम पुरुष के लिए जब हम क्रिया बना रहे होंगे तब एक वचन के लिए हम बनाएंगे सी, द्विवचन के लिए थह और बहुवचन के लिए थ। उत्तम पुरुष के लिए आमी, आवह, आमह, ये 9 आपको क्या कर लेने हैं? याद कर लेने हैं प्रत्यय। किसके? लट लकार के। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो अब हम इनके आपको क्या बता देते हैं? अर्थ भी बता देते हैं कि क्योंकि भाई ये वर्तमान काल है, वर्तमान काल है तो वर्तमान काल क्या बताता है? हिंदी में इसके अर्थ कैसे निकालते हैं? वर्तमान काल जैसे कोई काम हो रहा हो, प्रेजेंट में हो रहा हो, तो आप कहेंगे होता है, दोनों होते हैं, सब होते हैं, तुम होते हो, तुम दोनों होते हो, तुम सब होते हो, मैं होता हूँ, मैं, हम दोनों होते हैं, हम सब होते हैं। यानी होने की बात, ठीक है, होने की बात दर्शाने के लिए भवती हम लगाएंगे एक वचन के लिए, भवतः द्विवचन के लिए, भवंती होने के लिए। ठीक है, त्वं भवसि, युवां भवतः, यूयां भवत, यूयं भवत, अहम भवामि, मैं होता हूँ, तो हम दोनों होते हैं, हम सब होते हैं। ठीक है, मैं होता हूँ, यहाँ पे आएगा मैं होता हूँ, हम दोनों होते हैं, हम सब होते हैं। तुम होते हो, ते हो, तुम दोनों होते हो और तुम सब होते हो। अब यहाँ पे लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वर्षा होती है, ठीक है, अब 2 वर्षा होती है तो वर्षा को हम संख्या में तो बताएंगे नहीं, है ना, तो हम कहेंगे 2 शिक्षित होते हैं, सभी शिक्षित होते हैं। ठीक है, बालक शिक्षित होता है तो कहेंगे बालकः भवति। 2 बालक शिक्षित होते हैं, पढ़ते पढ़ते 2 बालक ज्ञानी होते हैं तो बालकौ भवतः। सभी बालक शिक्षित होते हैं, सभी बालक मेधावी होते हैं, सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं तो भवन्ति, बालकाः भवन्ति, बालिकाः भवन्ति। समझ गए? तो इस प्रकार से ये हमारी वर्तमान काल की क्रिया होती है। तो अब जो हमने बता दी आपको पुरुष, वचन, ये जो हमने बता दिए ये तो हर लकार के लिए समान रहने वाले हैं। तो वर्तमान काल की हम जब क्रियाएं हो रही हों तो उनको दर्शाने के लिए ती तह अंते, सी थह थ, आमी, आवह, आमह लगा दिया जाएगा। अब चलते हैं हम अपने भूतकाल पर। भूतकाल यानी हुआ था। ठीक है, हुआ था, ठीक है, यानी बालक उत्तीर्ण हुआ था, 2 बालक पास हुए थे, उत्तीर्ण हुए थे, सभी बालक हुए थे, लेकिन आज नहीं हुए, आज फेल हो गए। क्यों? ध्यान से नहीं पढ़ा। ठीक है, अर्थात यहाँ पे अब यहाँ इसी धातु के होने में था, थी, थे जुड़ जाएगा, था, थी, थे जुड़ जाएगा। अच्छा, यहाँ जो वर्तमान काल होता है, वर्तमान काल में होता है, ता है, ती है, ते है, ये जुड़ जाता है इसके अंदर। ठीक है, हूँ, अब यहाँ पे कहें तुम करते हो, तुम होते हो, तुम दोनों होते हो, तुम सब होते हो, तो होता है, होते हो, होता हूँ, तो ता है, ते हैं, हमारा ये सब जुड़ जाते हैं, ता हूँ, ठीक है, ता हो। तो ये जब जुड़े हो तो समझ लीजिएगा हिंदी में इस प्रकार से लिखे हो तो उनको संस्कृत में बदलने के लिए वर्तमान काल। रहा रही के लिए भी यही होता है कि हो रहा है, 2 हो रहे हैं, सभी हो रहे हैं। ठीक है, कार्यक्रम हो रहा है, 2 कार्यक्रम हो रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, बहुत सारी प्रतिस्पर्धाएं हो रही हैं, बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तुम हो रहे हो, तुम उत्तीर्ण हो रहे हो, तुम दोनों उत्तीर्ण हो रहे हो, ये हमारी पक्की बात है। पढ़ रहे हो तो तुम दोनों उत्तीर्ण हो रहे हो, तुम सभी उत्तीर्ण हो रहे हो। मैं उत्तीर्ण हो रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि मैं उत्तीर्ण हो रहा हूँ।
हम दोनों उत्तीर्ण हो रहे हैं और हम सभी उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो रहा रही या ताहे तीहे लगा हुआ हो, समझ जाएगा कि उसमें हमें किसकी वर्तमान काल की क्रिया का करना है प्रयोग। भूतकाल में आपको था थी थे दिखेगा, चाहे तो था थी थे हिंदी में देखोगे तो था थी थे दिखेगा, और अगर था थी थे का अर्थ बताना है तो इनका प्रयोग करना है। किनका? अब इसके लिए हम क्या प्रत्यय याद करेंगे? त ताम न अह तम त अम आओ आम। क्या कहेंगे? त ताम न अह तम ता अम आओ आम। बोलिए साथ में, 2-4 बार बोलेंगे, एक क्रिया के याद हो जाएंगे, बाकी सारी क्रियाएं बनाना सीख जाएंगे। त ताम न अह तम ता अम आओ आम। ठीक है, हो गया। तो अब इसके संग में और एक भूतकाल में क्या करना पड़ता है? क्रिया को भूतकाल में बदलने के लिए प्रत्यय तो त ताम न अह तम ता अम आओ आम लगाए जाते हैं, लेकिन क्रिया के आगे अ जोड़ दिया जाता है उपसर्ग के रूप में। उपसर्ग जैसा अ जोड़ दिया जाता है जो उसको भूतकाल में परिवर्तित कर देता है। मूल धातु होगी, भू का भव बन गया। भव के आगे अगर इसको अब हमें भूतकाल में ले जाना है, हुआ था, ठीक है, तुम हुए थे, मैं हुआ था, तो था थी थे का अर्थ अगर हमें किसी भी क्रिया में जोड़ना है तो उस क्रिया के आगे आ जोड़ दीजिए और पीछे त ताम न अह तम ता अम आव आम जोड़ दीजिए। किसके अनुसार? पुरुष और वचन के अनुसार। ठीक है, बालक हुआ था तो बालकः अभवत्, 2 बालक हुए थे बालकौ अभवताम, बहुत सारे बालक हुए थे तो बालकाः अभवन्। ठीक है, तुम हुए थे, त्वम क्या हो जाएगा? अभवः। तुम दोनों हुए थे, युवाम अभवतम, यूयम अभवत, तुम सब हुए थे। अब कहेंगे अहम अभवम, मैं हुआ था, क्या हुआ था? उत्तीर्ण हुआ था। मैं उत्तीर्ण हुआ था, इस बार नहीं हो पाया क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की। अहम अभवम, हम दोनों हुए थे, आवाम अभवाम, हम सब हुए थे, तो वयम अभवाम। ठीक है, अभवाव और अभवाम। अब चलते हैं हम अपने भविष्यकाल की क्रिया पे। भविष्यकाल का अर्थ होता है जहां पे हमें गा गी गे का अर्थ बताना हो। गा गी गे। ठीक है, अब क्या होगा? तुम उत्तीर्ण, देखो बालक उत्तीर्ण होगा, 2 बालक उत्तीर्ण होंगे, सभी बालक उत्तीर्ण होंगे, गागी गे। तुम उत्तीर्ण होगे, तुम दोनों उत्तीर्ण होगे, तुम सब उत्तीर्ण होगे। मैं उत्तीर्ण होऊंगा, हम दोनों उत्तीर्ण होंगे, हम सब उत्तीर्ण होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कहेंगे इसके भी हमें अलग से करने पड़ेंगे? नहीं, लट लकार के अगर याद है तो भविष्यकाल के भी याद हो जाएंगे। लट लकार में भी ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह लगाया जाता है, यहाँ पर भी वही लगा रहे हैं। ठीक है, केवल और क्या जुड़ रहा है? ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह के पहले स्य या श्य लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? स्य या श्य। ठीक है, अब कहाँ पे स्य लगाया जाए, कहाँ पे श्य लगाया जाए, इसके लिए हमें बताया जाता है कि धातुएं 2 प्रकार की होती हैं, सेठ और अनिट। सेठ का अर्थ होता है स इट, यानी जिनके संग में ई लगे। इट का अर्थ क्या हुआ? जैसे हमने अभी बोला आपको कि ये हो गई सेठ और ये हो गई अनिट। अब इनको तोड़ा जाए, सेठ को तोड़ा जाए तो स इट से मिलकर बना हमारा सेठ। अनिट अन इट। इट जो होता है, इट का अर्थ होता है ई का आ जाना, स्वर किसी भी कहीं पर भी ई का जुड़ जाना इट कहलाता है। यानी जिसके संग में ई का समावेश हो रहा है, ई के सहित जो बन रही है धातु, वो सेठ कहलाएगी और सेठ धातुओं में श्य लगता है। और जिसमें अन यानी नहीं हो, ई का आगमन नहीं हो, उनको अनिट कहते हैं। अब ऐसे हम थोड़ी सी आपको देखिए, इनके रूप होते हैं, हमारे सूत्र होते हैं, सूत्रों के अनुसार अलग अलग धातुएं होती हैं, तो हर एक धातु पे लागू नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो धातुएं हैं, व्यंजन से अंत होने वाली धातुएं होती हैं, उनमें ई का आगमन होता ही है। जैसे ये देखिए, गम, पठ, लिख, ठीक है, हंस, चल, ठीक है,
तो भाई कैसे, क्योंकि भाई इनमें देखिए आधा व्यंजन है। आधा व्यंजन कैसा होता है, उसमें स्वर जोड़ने की जगह रहती है, यानी ग्लास जैसा। आधा ग्लास है तो इसमें पानी भरने की जगह है। ग्लास अगर पूरा भरा हुआ हो तो पानी भर सकते हो, नहीं भर सकते हो। आधे व्यंजन है तो इसमें स्वर जोड़ा जा सकता है, ठीक है। और जहां स्वर ई जुड़ रहा है वहां पे हमारा श आ जाता है। कौन सा, षटकोण का श, ठीक है। श श श और श और श, ठीक है। और अब जैसे कुछ धातु ही स्था, पा, अब इनमें क्या है, बड़े आ की मात्रा है, स्वर पहले से ही है, पूरा भरा ग्लास है। कहाँ ई लगाओगे, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी तो सा लगा देंगे। तो क्या लगा देंगे, सा, स्या, स्या, ठीक है। यानी अगर नहीं ई नहीं जोड़ रहे हैं तो सिंपल सा जोड़ दीजिए, और जिनमें ई जोड़ रहे हैं उनमें हम क्या लगा देंगे, श्या लगा देंगे, ठीक है। हो गया, अब इतना समझ में आ गया। और बाकी क्या करना है, बोले ई लगा दिया, श्या लगा दिया, और ती तह अंति हमारे लट लकार से लगा दिए। अर्थ क्या निकलेगा, होगा, होंगे, दो होंगे, तुम होगे, तुम दोनों होंगे, तुम सब होंगे, मैं हूँगा, हम दोनों होंगे, हम सब होंगे, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी भू धातु का भविष्य काल। अब आते हैं हम किस पे, लोट लकार पे। आज्ञा देना हो, उपदेश देना हो, उसके लिए लोट लकार का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ पे आज्ञा दी जा रही है, होने के लिए आज्ञा हो कि ऐसा हो, ठीक है। बालक ऐसा हो, आज्ञा ऐसा करो, यानी जहाँ पे हम कहते हैं ना कि पढ़ो लिखो हो, तो ये चीजें कहाँ आएगी, हम लोट लकार में बताएंगे। जैसे कहा बालक पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम सभी पढ़ो, मैं पढ़ूं, मैं दोनों पढ़ूं, हम दोनों पढ़े, मैं दोनों तो नहीं कहेंगे, हम दोनों पढ़े, हम सब पढ़े। तो भाई आज्ञा और अनुज्ञा दोनों प्रकार की बातों के लिए हमारा लोट लकार का प्रयोग होता है, ठीक है। तो अब जैसे हम बालक है तो कहेंगे बालकः भवतु, यानी बालक हो, ठीक है, या बालक हो, ऐसा हो, ठीक है। बालक उत्तीर्ण हो, यानी आज्ञा, ये होने मतलब उसमें कंडीशन डाल दी के हो, ठीक है। अब कहा भवताम बालकौ भवताम, और कहें बालकाः भवन्तु, तुम हो, तुम उत्तीर्ण हो तो कहेंगे तुम भव, तुम दोनों हो तो कहेंगे युवाम भवताम, तुम सभी हो तो कहेंगे यूयम भवत। अब अहम भवानी, आवाम भवाव और वयम भवाव, ठीक है। अब याद कैसे किया जाए, याद के लिए आप क्या करिए, भूतकाल के याद रख लीजिए। भूतकाल के याद रख लेंगे, ये याद हो जाएंगे। भूतकाल के कैसे होते हैं प्रत्यय, त, ताम, न, अह, तम, त, आव, आम। अब देखिए मुश्किल से एक या दो जगह परिवर्तन हो रहा है। त में ऊ की मात्रा लगा दी तो क्या हो गया, तू। त था, ऊ की मात्रा लगा दी तो हो गया तू। ताम, न में भी तू जोड़ दिया तो आधा न होता क्या बन गया, अंतु। त ताम न तो तू ताम अंतु, ठीक है। अहतम ता तो विसर्ग हटा दिए तो क्या बचा, अ, तो भव में अ जोड़ा, भू का क्या बनता है, भव, वा आधा होता है, आ जुड़ गया तो क्या हो गया, ये वा पूरा, तो क्या बन गया, भव, ठीक है। अ, तम और त, जैसा कहते हैं ऐसा। यहां बस परिवर्तन होना है, अम की जगह यहां आ जाएगा आनी, क्या आ जाएगा, आनी, आव, आम, ठीक है। बस इतना सा परिवर्तन है, बाकी के हमें भूतकाल जैसे ही रूप मिल गए। तीन जगह ले दे के परिवर्तन हुआ कि नहीं, त की जगह पे तू हो गया, न के साथ में तू जुड़ गया, यहाँ पे विसर्ग हट गया और यहाँ पे आनी हो गया। और एक और परिवर्तन क्या हुआ तो कहेंगे कि मैम भवताम इसमें बनता है, इसमें भी ताम जुड़ता है, फिर हम कैसे अंतर खोजें। तो उसके लिए यह याद रखो कि भूतकाल में अ जुड़ता है और लोट लकार में अ नहीं जुड़ता है, ठीक है। बस हो गए। अब ये ही याद रख के आ विधिलिंग की,
अब विधिलिंग लकार जो होता है वो चाहिए का अर्थ जुड़ जाता है। होना चाहिए, दोनों को होना चाहिए, सबको होना चाहिए, तुम्हें होना चाहिए, तुम दोनों को होना चाहिए, तुम सभी को होना चाहिए, मुझे होना चाहिए, हम दोनों को होना चाहिए, हम सबको होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहेंगे, भवेत कहेंगे, इनमें ए जोड़ दो बस, एत, एताम, और ये यहाँ पे ना आएगा, ना ता आएगा, यहाँ पे यू आ जाता है, ये सबसे अलग बनता है। ठीक है, परिवर्तित बस वहां पे हुआ है। एत, एताम, एयुहु, ये तो आना ही है विधिलिंग लकार का। ठीक है, एह बोले अह हो रहा था विसर्ग, अह तमता हो रहा था, तो अह की जगह पे एह कर दिया, एह, एतम, एत। ठीक है, यहाँ पे आओ आम हो रहा था भूतकाल में, आओ आम बनता है, त ताम न अह तम ता आओ आम, तो एत, एताम बस परिवर्तित वहां होता है ए यू, अह की जगह है एह, एतम, एत, और यहाँ पे क्या हुआ, आया, तो ये बन गया ए यम, एयम, आव की जगह पे ए लगा दीजिए तो हो गया एव, आम की जगह पे ए लगा दिए हो गया एम, बस और रूप बन गए। विधिलिंग लकार, एत, एताम, एयुह, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम लग जाने से उस होने की धातु में चाहिए जुड़ गया। होना चाहिए, दोनों बालक को होना चाहिए, सभी बालकों को होना चाहिए, तुम्हें होना चाहिए, तुम दोनों को होना चाहिए, तुम सभी को जो होना चाहिए, मुझे होना चाहिए, हम दोनों को होना चाहिए, हम सभी को जो होना चाहिए। ठीक है, लीजिए इस तरह से ये हमारी कौन सी हो गई, विधिलिंग। आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद के लिए भी होता है ना, कि तुम सफल हो तो त्वम भवेह। ठीक है, आशीर्वाद के लिए भी प्रयोग तो होता है कौन सा, हमारा विधिलिंग लकार, और चाहिए का अर्थ भी जुड़ता है। साथ में क्या जोड़ देता है, उसमें चाहिए, उस क्रिया में चाहिए का अर्थ जुड़ जाता है, किससे, विधिलिंग लकार से। ठीक है, लीजिए, तो इस तरह से ये हो जाती है आपकी भू धातु का रूप पूरे पांचों लकार में बता दिए। देखिए, बताने के लिए तो ये 5 मिनट में केवल ऐसे बता देते, तीतः अंति जैसा भविष्यकाल बना लो, उसी का लंगलकार बना लो, लंगलकार जैसे अपना हमारा कौन सा लोट है, विधिलिंग है, इसको बना लो, तो ये 5 मिनट की बात है। लेकिन अगर केवल इतना ही बता दिया तो रूप तो बना लोगे, लेकिन ये नहीं कर पाओगे कि उसको प्रयोग कहाँ करें। वही बात हो गई कि तलवार दे दी, चलाना सिखाई नहीं कि कहाँ चला दो, अब घुमा रहे तो कब खुद ही को लगा ली, ऐसा किस्सा हो जाएगा। तो इसलिए हम आपको एक एक चीज़ का प्रयोग बताते जाते हैं। ठीक है, कैसा लगा बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये वीडियो मिलेंगे कहाँ पे आपको, यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे, एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, साथ साथ में वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। वेबसाइट पे आपको जाना है, लिखना है magnetbrains.com, इंटर करेंगे, वेबसाइट पेज ओपन हो जाएगा, एप्लीकेशन खोलेंगे, उसमें भी आपको ऐसा ही पेज खुल जाएगा। अब यहाँ इंग्लिश मीडियम की क्लास 11th पे गए तो 11th क्लास के सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाती है। यहाँ पे आपको संस्कृत भाषावती और व्याकरण दोनों की पेज दिख रहे हैं। व्याकरण को खोलिए, व्याकरण की वीडियो खुल गए आपके। वॉच ऑल वीडियो में गए तो सिलेबस में देखिए संधि प्रत्यय सब लिखे हुए हैं। अब इसके बाद में आप क्या कीजिए, उस वीडियो को ओपन कीजिए, आप आराम से पढ़ते जाएं। तो इस तरह से हमने आपको सारे तरीके बता दिए हैं, क्योंकि तीनों जगह पे आप जाएंगे पढ़ेंगे तो उसके लिए मैग्नेट ब्रेन्स चैनल कोई भी पैसे नहीं लेता है, फ्री में एजुकेशन देता है। तो बस देर किस बात की है, सिर्फ पढ़ने की। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में और धातु रूपों को अपने सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।